तो हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए जिस टॉपिक को लेकर के आया हूं, जो 12th बोर्ड इस साल देने वाले हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बोर्ड में करीब करीब एक सवाल आते ही आते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी तरह का बोर्ड है, उन सभी बोर्ड में इनसे सवाल आते ही आते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है बाबू इलेक्ट्रिक डायपोल, हिंदी में उसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैं उसके बारे में अगर बता दूं तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं, जो डेरिवेशन जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कंपल्सरी कई बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, चाहे सीबीएसई का बोर्ड हो चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड होगा, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो डेरिवेशन क्या कहता है? डेरिवेशन एक कहता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। किस किस केस में? तो वो 3 केस है बाबू। पहला केस जो होता है आपके पीछे में सभी को लिखा हुआ, तो ये समरी आज का है, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला जो केस है बाबू वो है एक्सियल पोजीशन, उसी को बोलते हैं बाबू लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। हिंदी में इसको बात किया तो अक्षीय स्थिति बोला जाता है या अनुदैर्ध्य स्थिति बोला जाता है। अगर मैं दूसरी की बात करूं, मैं दूसरा किस केस में निकालते हैं, तो दूसरा जो केस है बाबू उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, निरक्षीय स्थिति, या उसी को एक और टर्म बोला जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स पोजीशन, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ स्थिति में। तीसरी जो टॉपिक है बाबू उसमें कहता है कि डायपोल के किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो आइए हम लोग इन तीनों को पहले समझते हैं, और इससे पहले हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहता है। तो बच्चों, आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आप सभी लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए और सही से उसको देखिएगा और पूरी वीडियो को एक साथ देखिएगा। जब भी आपको होता है तो एक बार टाइम निकाल करके आपको जितने भी देर का वीडियो होगा उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। और इस वीडियो में सबसे बड़ी बात है बाबू कि आज का वीडियो में केवल थ्योरी रहने वाला है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल इससे नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो आपको किसी भी तरह का समस्या नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। अब इसको पहले आप लिख लो अच्छे से। स्क्रीन पे दोनों मीडियम में लिखा हुआ है, दोनों मीडियम के बच्चे इसको लिख सकते हैं आसानी से। मैं दोनों लैंग्वेज में इसलिए पढ़ा रहा हूं बाबू कि आपको कंटेंट के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। सबसे पहले बात इस बात को आप ध्यान रखिएगा, चाहे जो बोर्ड का एग्जाम का बोर्ड देना चाहते हैं इस साल, चाहे सीबीएसई बोर्ड देना चाहते हैं, कोई भी अदर स्टेट बोर्ड देना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको कंटेंट की कमी नहीं होगी। साथ में आप इसका भी ख्याल रखा जाएगा कि आपको लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम ना हो। दोनों चीज़ों को मैं ध्यान रखूंगा और मैं शायद इसकी वजह से यूनिक बताऊंगा, टेक्निक अलग स्पेशल होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं बाबू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के दिमाग में जैसे ही कहीं पे वर्ड आ जाएगा बाबू उसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। जब भी ऐसा बात आता है तो दिमाग में याद रखोगे कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, उसके बाद इसके बाद बोलोगे दिस सिस्टम ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका मतलब ये कहता है बाबू कि जब हम लोग दो चार्ज दोनों चार्ज इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए और दोनों अपोजिट होना चाहिए। कहता है इसको अगर हम लोग बहुत ही कम दूरी पर स्मॉल डिस्टेंस पे अगर रखा जाता है तो ये जो सिस्टम होगा ना, सिस्टम का मतलब एक से अधिक चार्ज की बात कर रहे हैं, तो ये जो दो सिस्टम वाला जो चार्ज है ना, इस सिस्टम को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। बाबू ये चार्ज माइनस का भी पहले हो सकता है, इधर रख सकते हैं, प्लस का इधर होगा, या प्लस का भी पहले रख सकते हैं, माइनस का इधर रख सकते हैं। इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। आप जिसको मर्जी रखना चाहते हैं, प्लस को पहले रखना चाहते हैं प्लस को रख लीजिए, माइनस को पहले रखना चाहते हैं तो माइनस को प्लस रख लीजिए। बस एक चीज ध्यान रखोगे कि दोनों के बीच का डिस्टेंस आप हमेशा 2l मानोगे, 2l मान लो, 2x मान लो, ताकि आपको आगे चल के डेरिवेशन में आसान होगा। अगर ये 2l होगा बाबू तो ये डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसका ये सेंटर हो जाएगा, तो सेंटर के पॉइंट से इधर डिस्टेंशियल हो जाएगा, इधर का भी डिस्टेंशियल हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा बाबू 2l हो जाएगा। ठीक है सर। अब बाबू कहता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग मेजर कैसे करेंगे। मेजर करने के लिए कुछ तो वैल्यू होगा, कुछ तो उसको मेजर करेंगे, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम लोग बाबू। उस टर्म को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट।
तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है बाबू, इसका बहुत ही आसान है, इसका फॉर्मूले से इसका डिफाइन है, P बराबर लिखा हुआ है Q इंटू 2L। Q क्या है बाबू, तो इन दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो और उसके बीच के डिस्टेंस को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मिल जाएगा। लिखा हुआ है बाबू जैसे इट इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। कहता है कि दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो और उसके बीच के डिस्टेंस को, बीच के दूरी को मल्टीप्लाई कर दोगे, गुना कर दोगे तो आपको विद्युत ध्रुव आघूर्ण मिल जाएगा। पूछेगा आपसे सवाल बाबू बोर्ड एग्जाम में कि कौन सी क्वांटिटी है, तो इसके बारे में बोलोगे वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसकी डायरेक्शन किधर से होती है वो भी ध्यान रखोगे। इसकी डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव से किधर की ओर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। तो आपको मैं यहाँ पे अगर सिस्टम दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे पूछूंगा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर की होगा। अगर माइनस का चार्ज इधर है, प्लस का इधर है, तो इसकी डायरेक्शन होता है माइनस से किधर की ओर होता है, प्लस की ओर होता है। यहाँ पे देख लो बाबू, यहाँ पे प्लस चार्ज इधर है, माइनस का चार्ज इधर है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर, तो इधर की हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा डायपोल मोमेंट का। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। और याद रखोगे एक बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पढ़ाए हैं उसका डायरेक्शन होता है प्लस से किधर की ओर, माइनस की ओर होता है। उस बात को भी यहाँ पे दिमाग में याद रखोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर से होती है, प्लस से माइनस की ओर होता है। इसका डायरेक्शन किधर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। ए सिंबल माऊ, तो सिंबल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं P यूज करते हैं, और P के ऊपर एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। P जो है, P कहीं पे लिखल रहेगा तो P लिखा रहेगा। अब 12th क्लास में रहोगे तो P को आपको समझना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। फॉर्मूला मैं पहले बता रखा हूं, जो इसका डिफाइन इसी फॉर्मूला से बना हुआ है, P बराबर Q इंटू 2L। एस यूनिट की बात करूंगा बाबू तो Q का मतलब चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट कूलम हो जाएगा। 2L डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो मैं शॉर्ट में लिख जाऊँ कूलम मीटर, और पूरा भी लिखा हुआ है। अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो चार्ज का डायमेंशन होता है 80, और लेंथ डिस्टेंस का यूनिट, डिस्टेंस का जो डायमेंशन लिखते हैं मीटर यूनिट होता है, उसका लिख दिया मैंने L। तो इसको अगर मैं एक साथ अगर कंबाइन करके लिखूँ तो M0 L1 T की पावर A और A की पावर 1 A, इसका हो गया क्या बाबू, इसका डायमेंशन हो गया। सर एक और बात पूछता है बाबू कि भाई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो इसका जो सीजीएस यूनिट होता है बाबू वो डीवाई होता है। डीवाई जो है एक डच फिजिस्ट थे पीटर J.W. डीवाई, उनके सम्मान में रखा गया इसका यूनिट को। तो कहता है, जैसे मैं आप लोग पढ़ते होंगे बाबू 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डेन होता है, तो आप एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन होता है, तो अगर मैं उसकी बात करूंगा किसको बोलते हैं पहले ध्यान रखोगे। 1 डीवाई जो है इक्वल होता है कितना, 10 की पावर -18, और आपको यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज, तो चार्ज का यूनिट होता है स्टैट कूलम, और लिखा हुआ यहाँ पे 2L डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का होता है सेंटीमीटर। तो 1 डीवाई इक्वल टू 10 की पावर -18 स्टैट कूलम सेंटीमीटर होता है। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। तो जो सबसे पहला केस है एक्सियल पोजीशन पे, तो उसका हम लोग एक्सप्रेशन को देखते हैं, और बोर्ड एग्जाम के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो आइए बाबू हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछेगा, एक्सप्रेशन किस तरह से पूछेगा। पहले तो मैं ये समझना बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा बाबू, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। आपको सवाल किस तरह से पूछा है तो मैं वो भी बता दिया हूँ। उसको हिंदी में बोला जाए तो लिखा हुआ बाबू कि विद्युत ध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। इसमें करोगे क्या, इसके पहले बाबू ध्यान से सुनना। इधर आपको पता है कि किसके कारण निकालना है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक डायपोल आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आना चाहिए बाबू, कि दो चार्ज होगा, एक माइनस का होगा और दूसरा किसका होगा, प्लस का होगा, दोनों बराबर होगा। इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा बाबू, 2L होगा। आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए। तो इसके कारण हमको एक्सियल पोजीशन, एक्सियल का मतलब क्या होता है बाबू ये समझाता हूं पहले। इसको मिलाने वाला जो लाइन होगा ना, उसके या तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने कहेगा, या तो आप इस तरफ भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा बुक में राइट साइड लेता है तो मैं राइट साइड ही ले रहा हूं, आप लेफ्ट साइड भी लेकर के बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बातों को आप ध्यान रखना, ठीक है सर। क्या करते हैं बाबू, तो आपको पता है टोटल डिस्टेंस 2L होता है, तो डायपोल का सेंटर है तो ये भी L हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा।
और इसके सेंटर से ए वाला ये जो पॉइंट जो P है, ये पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, तो r डिस्टेंस पे है। तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है माइनस वाले चार्ज के वजह से भी होगा और प्लस वाले चार्ज की वजह से भी होगा। माइनस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था ना, माइनस वाला चार्ज अगर होगा तो उसके वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है, जिधर चार्ज होता है उसी डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये माइनस का चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ये मैंने बोला ये पहला चार्ज है तो इसका मान नाम दिया मैंने E1, इलेक्ट्रिक फील्ड पहला। ये देखिए सेकेंड चार्ज मैं इसको अगर बोल देता हूं तो ये प्लस का चार्ज है, तो प्लस के चार्ज की वजह से मैंने बताया था कि अगर कोई चार्ज प्लस का होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की होता है, बाहर की होता है। बाबू आपको लेक्चर पड़े हुए 9 नंबर का लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड का, आप मारोगे सर्च इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाई वीके फिजिक्स या बाई वीके सर, तो आपको दिखा देगा मेरा, तो उसको आप देख लीजिएगा पहले जा करके, उसके बाद यहाँ पे आप पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। प्लस वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट से दूर की ओर होता है, तो प्लस वाला चार्ज यहाँ पे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो इस P पॉइंट पे बाबू दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक E1 है, दूसरा क्या है E2 है। दोनों का मान को हम लोग निकाल लेते हैं। दोनों का मान कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला आपको पता है कि एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था E बराबर KQ बटा R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये वाला डिस्टेंस यहाँ से कितना है R है तो, ठीक है। तो E1 मतलब पहले वाले चार्ज से हम लोग देखेंगे, पहले वाले चार्ज से तो ऊपर में तो आ जाएगा K, चार्ज Q है तो Q आ गया, डिवाइड बाई। अब आपको बाबू डिस्टेंस कहाँ से कहाँ चाहिए, डिस्टेंस आपको चाहिए इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस R है बाबू, R है बाबू, ये वाला डिस्टेंस कितना L है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल R प्लस L हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस R प्लस L हो गया, तो KQ बटा R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही E2 मतलब दूसरे वाले चार्ज के कारण प्लस Q की वजह से, तो ये वाला डिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस R है, ये वाला डिस्टेंस L है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R माइनस L हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं होगा बाबू, KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सर इस पॉइंट पे तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको निकालना कितना, आपको निकालना एक है। तो ई नेट को लिखेंगे मतलब वहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कहता है कि सुपर पोजिशन लगाओगे तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। एरो ध्यान से देखो, वो वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ई नेट बराबर E1 प्लस E2। ठीक है सर। अभी सवाल आया कि सर आपने लिखा ऊपर में प्लस का साइन है, माइनस क्यों आ गया। तो बाबू आपको पता होगा कि अगर दो वेक्टर को आपको जोड़ते हैं A प्लस B को, अगर A प्लस B का अगर डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो अगर मैं मान लेता हूँ A वाला बड़ा है और B वाला छोटा है, तो R का मान क्या, मतलब थीटा का मान, अगर A और B के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री होगा, तो अगर 180 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट को लिखते हैं क्या, A माइनस B लिखते हैं, सीधा से लिख देते हैं कि भाई इसी कुछ नहीं करो, बस मैग्नीट्यूड को देखो और बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो। तो सर यहाँ पे E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, कौन बड़ा है, तो सबसे पहला ये देख लो अब ये पॉइंट P किसके पास में है, तो दूसरे वाले चार्ज के पास में है। इसका मतलब चार्ज तो सेम है ना, तो अगर ए वाला फॉर्मूला क्या है, E बराबर KQ बटा R स्क्वायर, इसका मतलब R स्क्वायर का जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो R स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर R का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटेगा, तो इसका मतलब इसका R का मान कम है, डिस्टेंस कम है, तो दूसरे वाले चार्ज के पास है। ऐसे भी सोच सकते हैं दूसरे वाले चार्ज के पास है। अगर ये वाला देखो यहाँ पे प्लस वाला चार्ज लोगे तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ बाबू, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि प्लस Q चार्ज में से, प्लस Q वाले चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड में से किसको घटा रहे हैं, माइनस Q वाले चार्ज में। ऐसा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बाबू कि प्लस वाले चार्ज के पास है तो इसकी वैल्यू बड़ा होगा और उसकी वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। तो आपने इसमें क्या किया, इसमें से इसको घटा दिया। इसका मान कितना, KQ बटा R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQ बटा R प्लस L का होल स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया। KQ ऊपर दोनों में कॉमन कर लिए बाबू, यहाँ बचेगा 1 बटा R माइनस L का होल स्क्वायर, यहाँ बैठेगा 1 बटा R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू। इन दोनों का एलसीएम लेना है, दोनों अलग डिफरेंट टर्म है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे पावर किसका है, स्क्वायर है, माइनस का यहाँ पे है तो ऊपर में यहाँ पे प्लस वाला आ जाएगा। देखो इसके ऊपर जो ए वाला टर्म आ जाएगा और इसके ऊपर जो है ए वाला टर्म आ जाएगा। ये तो R माइनस L का होल स्क्वायर हो गया बाबू। ठीक है, KQ इंटू ये टर्म लिखा गया। अब हमको इसको समझाते हैं कि अगला टर्म कहाँ से आया बाबू, उसको समझिएगा। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि A प्लस B का होल स्क्वायर
यही है ना पहले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाना होगा तो आपको फॉर्मूला पता होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, माइनस का साइन दे दो, यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है बाबू। ब्रैकेट खोल लोगे, ब्रैकेट खोलोगे तो क्या बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 2ab बाबू। ये देखो कैंसिल हो गया, बी वाला क्या बचा 2ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा 4ab हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 4rl आ गया। सर नीचे वाला टर्म को ऐसा क्यों लिख दिए हैं? तो बाबू ऐसा लिखा हुआ, ऐसे समझो कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको आप 2 बार करके लिखोगे ए माइनस बी और ए माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ही इसको भी लिख दोगे 2 बार, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख दोगे, समझ रहे होंगे। अब ये दोनों मिल करके क्या फॉर्मूला बनता है? ये तो सबसे आसान फॉर्मूला था, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, ये दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 बार आया है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। वही लिखा है बाबू यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो बाबू सबसे पहले 2-3 डेरिवेशन में याद रखोगे, पहले वैल्यू निकाल लोगे और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज की यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे बाकी तो मैथ हो जाता है कि भाई किसके में से किसको को घटाना है। कभी कभी बच्चे गलती ये करते हैं कि माइनस वाला चार्ज को इधर रखते हैं, डेरिवेशन याद रख लेता है, याद नहीं करना है। आपको ये देखना है कि किसके पास है, जिसके पास रहेगा प्लस वाले चार्ज के पास रहेगा तो उसकी वैल्यू को आप यहाँ पे लिखोगे, और माइनस वाला चार्ज के पास रहेगा, अगर माइनस वाला चार्ज के पास रहेगा, मान लो यहाँ पे इधर उल्टा होता कि इधर माइनस क्यू होता इधर होता प्लस क्यू, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसकी वैल्यू को अलग अलग वे से लिख सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा बात को। अब यहाँ पे इस पे बात को मैंने बोला बहुत ध्यान रखना है आपको। फॉर्मूला P बराबर पता है, Q इंटू 2L, P होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये फॉर्मूला याद रखोगे इस टर्म के बाद। और दूसरा कंडीशन याद रखो कि मान ले एजम्पशन है यहाँ पे कि R का मान L से बहुत बड़ा होगा, डबल साइन है बड़ा का, इसका मतलब बहुत बड़ा होगा। तो R का मान अगर बहुत बड़ा होगा L से तो माना ये जाएगा कि L टेंड्स टू 0, मतलब L जो है 0 के आसपास होता है। इसका मतलब ऐसे समझो कि R मीटर में रहेगा, L जो है वो सेंटीमीटर में रहेगा या मिलीमीटर में रहेगा या आपको माइक्रोमीटर में रह सकता है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस बोला गया, इस वजह से एल को 0 मान लेते हैं, 10 to 0। तो यहाँ पे अगर ये वाला एल का टर्म 0 हो गया बाबू तो क्या बचेगा आर स्क्वायर बचेगा, तो आर स्क्वायर का पावर 2 है तो आर की पावर 4 हो गया। बाकी यहाँ पे क्या फॉर्मूला था बाबू क्यू इंटू 2एल, तो इसको हम क्यू इंटू 2एल में बनाना चाहते थे, क्यू इंटू 2एल को 7 कर दो, यहाँ पे 4 है तो 2 मैंने बाहर कर लिया, के को बाहर कर लिया, अंदर क्या और आर को भी बाहर कर लिया, अंदर में कर दिया क्यू इंटू 2एल, और नीचे में आ गया बाबू आर स्क्वायर का पावर 2 था तो 4 हो गया। अब एक आर कैंसिल कर देगा बाबू, तो क्या बचेगा बाबू Q इंटू 2L के जगह पे मैंने P लिख दिया, तो 2KP बटा एक कट गया तो RQ हो गया। और K का मान आपको पता है कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटा RQ होता है। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो वेक्टर फॉर्म में हो जाता है क्या 2KP बटा क्या होता है RQ होता है। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। आप इस चीज़ों को ध्यान रखो, बार बार मैं कह रहा हूँ कि जिसका चार्ज के पास रहेगा उसमें से जिससे दूरियां रहेगा उसको घटाओगे, ये चीज को ध्यान रखो। दूसरा यहाँ पे एक और सवाल पूछा जाता है बाबू, इसका फाइनल रिजल्ट ये आया, क्या आया सुनना ध्यान से, कि फाइनल रिजल्ट ये आएगा बाबू कि अगर इधर मैं माइनस क्यू चार्ज लूँ, इधर प्लस क्यू चार्ज लूँ, तो जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उस पे ई नेट का डायरेक्शन किधर की ओर है। तो भाई यहाँ पे बड़ा वैल्यू कौन था, तो बड़ा वैल्यू था दूसरा वाला चार्ज, ये वाला चार्ज के पास था तो बड़ा वाला वैल्यू यहाँ पे था और छोटा वाला चार्ज यहाँ पे था। तो इसका मतलब E2 का मान बड़ा है, E1 का मान छोटा है, तो फाइनली जो ई नेट होने वाला है, ई नेट का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्ज की वजह से होगा उसका नेट वैल्यू इस डायरेक्शन में होने वाला है। ठीक है सर, अब ध्यान से देखना बाबू, इस केस में देखो बाबू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है, माइनस से किधर की ओर होता है, प्लस की ओर होता है। तो आप ध्यान रखोगे जब भी आपसे एक सवाल पूछेगा कि इन द केस ऑफ, किस केस में, एक्सियल पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन में बाबू, एक्सियल पोजीशन मतलब एक्सियल को बोला मैंने अक्षीय स्थिति में क्या होता है बाबू कि एंगल, एंगल मतलब कोण की बात करता है, एंगल बिटवीन किसके किसके बीच, P एंड E, P एंड E मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, एंगल कितना होता है बाबू, एंगल बिटवीन P एंड E इज, दोनों सेम डायरेक्शन होता है, तो याद रखोगे कितना हो लिखोगे, एंगल होता है दोनों के बीच का 0 डिग्री होता है। ये बात आप दिमाग में याद रखोगे।
इसका मतलब एक्सियल के केस में एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जिधर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। इसीलिए दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। एक वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला है, तो ये वाला भी याद कर सकते हैं। और बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको याद रखना है, ई एक्सियल बराबर 2kp/r3 और k का मान होता है 1/4πε0 2p/r3। तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। इसको भी ध्यान रखोगे कि एक्सियल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, इसीलिए एंगल कितना बनता है बाबू, 0 डिग्री बनता है। P और E जो लिखा हुआ है, P और E जो है इसके बीच का जो कोण होता है, बीच का जो एंगल होता है, वो एंगल कितना होता है, वो 0 डिग्री होता है। ये बात को आप दिमाग में बैठा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको सवाल भी दे सकता है इसके लिए। तो आइए हम लोग अब देखते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन को। तो आइए बाबू हम लोग जो एक्सप्रेशन अब देखने वाले हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। अब हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हमने क्या किया है भाई, इधर -q चार्ज लिया है, इधर का कौन सा चार्ज लिया है, +q चार्ज लिया है। बच्चों इधर +q भी ले सकते हैं, इधर -q ले सकते हैं। बस ये डेरिवेशन को याद मत कीजिएगा, डेरिवेशन आसान है। डेरिवेशन शुरू करने के पहले जो मैं बात बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ, उसको वो समझ में आ गया, मतलब चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब देखना ध्यान से बाबू, ये माइनस का चार्ज है, तो इसको अगर मैं मिलाऊंगा यहाँ पे, इस लाइन से मिला दूँ, तो अगर मैं यहाँ पे Q0 को लाऊंगा बाबू, तो उसका ये जो है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और उसका नाम दिया हमने E। और ये किसके वजह से है, -q की वजह से है, तो मैंने ऐसा नाम दे दिया आपको। अगर ये प्लस का Q चार्ज है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। ये हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है +q चार्ज के वजह से है। ठीक है सर, और कुछ और बातें क्या याद रखना है बाबू, ध्यान से सुनना कि आपको एक E-q का मान चाहिए और E+q का मान चाहिए। तो E-q के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक चार्ज के वजह से kq/r²। तो kq तो ऊपर में आएगा, ही आएगा। डिस्टेंस तो आप मैथमेटिक्स में परपेंडिकुलर होते हैं बाबू, ये है एक्सियल का केस। इसके लाइन से ये जो एक्सियल है, ये जो एक्सिस है ना डायपोल का, डायपोल के एक्सिस के सेंटर से आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर r डिस्टेंस जाना है, उस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, ये कहलाता है एक्सियल का केस कहलाता है। तो ये वाला 90 डिग्री का कौन होगा, AL हो जाएगा बाबू, AR हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगा, तो √r² + L²। और जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो ये R का थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा लोगे, ये वाला वैल्यू थोड़ी सी छोटा लोगे, इसका भी ध्यान रखोगे ताकि आपका एग्जामिनर आपको इस चीज़ों का ध्यान रखे। तो E+q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, kq डिवाइड बाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका भी जितना डिस्टेंस इधर होगा उतना डिस्टेंस भी इधर होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा कितना, √r² L² है, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगा √r² + L² हो जाएगा बाबू। तो हमने r² ये दोनों का होल स्क्वायर कर दिया, तो kq/r² + L² हो जाएगा। यहाँ पे भी -q की वजह से भी वही वैल्यू आएगा, kq/r² + L, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और चार्ज सेम है, तो ये हो गया। इसका मतलब इस पॉइंट पे E+q और E-q का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों बराबर है, उसको मान लेंगे E के बराबर, और E का मान कितना हो जाएगा, kq/r² + L² हो जाएगा। उसके बाद आपको डेरिवेशन यहाँ पे मेन समझ में आता है कि मान लो कि देखो ये वाला लेंथ, यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप ये दोनों को जोड़ोगे तो ये +q की वजह से भी है और -q की वजह से भी है। तो इसको जोड़ने का तरीका क्या कहता हूँ, इसको तरीका को आप सीखोगे, ये अगर सीख गए ना डेरिवेशन पूरा हो जाएगा। आई होप सब लोग समझ जाइएगा क्या कह रहा हूँ मैं मान लेता हूँ बाबू कि ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है, तो इधर वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, इधर वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। एक बाबू चार्ज देखो, इधर की एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन में है, दूसरा इधर में, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो इसका रिजल्टेंट जो है इसके सामने इधर बीच से पास करेगा, इधर की ओर आई होप पास करेगा। आई होप इसको समझिएगा ध्यान से बाबू। अच्छा, इसको बताने का तरीका क्या होगा कि मान लीजिए, अच्छा यहाँ पे एक चीज को बड़ा ध्यान से समझोगे बाबू कि इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, +q की वजह से भी और -q की वजह से। इसको हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं बाबू। रिजॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तो इसको समझिएगा। ये वाला वैल्यू देखो ध्यान से, समझाता हूँ मैं पहले क्या मैं बता रहा हूँ। ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये है 90, ये है थीटा, ये वाला हो जाएगा 90 - थीटा हो जाएगा, ये भी 90 - थीटा हो गया। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा, 180
-2 थीटा के बराबर हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा तो। अब ये वाला टोटल कितना है बाबू, टोटल यहाँ से यहाँ तक 180 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल हो जाएगा 2 थीटा। यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होगा वो 2 थीटा होगा, 2 थीटा होगा। तो इस लाइन के साथ भी कितना एंगल बनाएगा, थीटा बनाएगा, और इस लाइन के साथ भी कितना एंगल बनाएगा, थीटा बनाएगा। इसको समझिएगा बाबू यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इधर की ओर है और एक इधर की ओर है। ये जो सेंटर लाइन यहाँ से मैंने बनाया है, इसके साथ भी एंगल थीटा बना रहा है और इसके साथ भी एंगल थीटा बना रहा है। तो मैंने बोला था दोनों बराबर है, तो इसको भी ई मान लेता हूँ और इसको भी ई मान लेता हूँ, दोनों को ई मान लेता हूँ। ठीक है सर। अब इसको जब आप रिजॉल्व करोगे बाबू, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायरेक्शन है, तो इसको रिजॉल्व करोगे तो एक आएगा इसके परपेंडिकुलर इधर, एक हो जाएगा इसके लाइन के लॉन्ग आएगा इसका कंपोनेंट, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो इसके साथ थीटा बना रहा है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगा बाबू, ई कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगा, ई साइन थीटा के बराबर होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, ई है ऐसे, तो एक कंपोनेंट इधर आया, एक कंपोनेंट इधर आया, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक नीचे की ओर है, तो इसके वजह से भी एक जो होगा बाबू, एक इसके वजह से जो भी होगा वो एक इस लाइन पे होगा, इसका भी एक कंपोनेंट इसी लाइन पे आने वाला है, इसका भी एक कंपोनेंट इसी लाइन पे होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, ई कॉस थीटा के बराबर होगा। इसका एक कंपोनेंट नीचे की ओर आएगा और उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, ई साइन थीटा के बराबर होगा बाबू। अब देखो ध्यान से, अब इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, 4 हो गए टोटल। नीचे वाला क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा, ऊपर वाला कितना हो गया, ऊपर वाला भी हो गया ई साइन थीटा, और इधर नीचे की इधर की ओर 2 है, इस डायरेक्शन में 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2 है, एक है ई कॉस थीटा और दूसरा भी है, वो भी है ई कॉस थीटा है बाबू। अब देखो ध्यान से, तो इस पी बिंदु पे ई नेट का मान कितना होगा, तो ये देखो बाबू जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो यहाँ पे पी पॉइंट पे अगर क्यू नोट को रखेंगे बाबू, क्यू नोट को रखेंगे तो ये किधर क्यों डिस्प्लेस होगा, किधर क्यों फाइनली जाएगा, है माइनस क्यू चार्ज है, दे रहा है प्लस क्यू चार्ज है, तो ये क्यू नोट जो है फाइनली किधर क्यों जाएगा, तो ऊपर नीचे नहीं जा सकता है, क्योंकि ई साइन थीटा और ई साइन थीटा है, दोनों का वैल्यू सेम है बाबू, तो फाइनली इधर की ओर जाएगा। ये दोनों अब ई नेट का मान इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा कितना हो जाएगा बाबू, 2 ई कॉस थीटा हो जाएगा। अगर ये बात आप यहाँ पे समझ गए फिर तो डेरिवेशन आपने बना लिया है। मैंने क्या बोला है, यहाँ पे ई देखो बाबू, यहाँ पे बोला ये प्लस क्यू के वजह से है, ये माइनस क्यू के वजह से है, इसको हमने रिजॉल्व कर दिया। अगर इसको अच्छे से समझना है समझिए, ये इसको मैंने रिजॉल्व किया था, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ऐसे ही इसको रिजॉल्व करेंगे, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक इसके नीचे आने वाला है, तो दोनों आगे ई साइन थीटा ई साइन थीटा। अब इस पॉइंट में मैंने बोला 4 इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अब दोनों को मैंने ये इसको और इसको हमने रिजॉल्व किया। रिजॉल्व का मतलब होता है वेक्टर को स्प्लिट करना, वेक्टर को बांटना, हमने बांट दिया, तो एक कंपोनेंट ई साइन थीटा, दूसरा ई कॉस थीटा हो गया। ई साइन थीटा का मान सेम है, एक क्यू नोट ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, ये फाइनली इधर की ओर जाएगा, ई नेट का मान कितना हो जाएगा, 2 ई कॉस थीटा हो जाएगा। बाकी तो सब वैल्यू आपको पता है, ई का मान पता है कितना है, के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा है तो कॉस थीटा आपको पता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है बाबू, ऐसा बना हुआ है, ये इसका डिस्टेंस L है और इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वाला एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा बाबू, ये बेस हो जाएगा, तो एल अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर। अब देखो बाबू हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, P बराबर क्या है, Q इंटू 2L फॉर्मूला पढ़े हैं, तो Q इंटू 2L कर दी, दोनों को साथ कर दिया, क्योंकि हमको P के टर्म में लाना है, तो Q इंटू 2L कर दिया। और नीचे में क्या होगा बाबू, देखो ये दोनों सेम चीज़ है, ये दोनों सेम है, रूट के अंदर कोई टर्म होता है बाबू तो उसका पावर कितना होता है, उसका पावर 1/2 होता है, तो x इंटू अगर 1/x करोगे तो पावर जुड़ जाएगा, पावर जुड़ेगा तो ये पावर 1 है, इसका पावर 1/2, तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाता है। तो मैंने आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना कर दिया, 3/2 कर दिया। आई होप इस बात को समझ में आया। एक और एजम्पशन यहाँ पे दिमाग में याद रखोगे कि r का मान l से जब बहुत बड़ा होता है तो l को हम लोग 0 मान लेते हैं, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2 है, आर स्क्वायर का पावर 3/2 है, पावर मल्टीप्लाई में हो जाता है बाबू, मल्टीप्लाई करो 2 से 2 मर गया, आर की पावर 3 आ गया, आर की पावर 3 हो गया बाबू। और यहाँ पे बोला मैंने क्या फॉर्मूला आ गया, के पी बटा आर क्यू, और के का मान पता 1/4 पी बटा आर क्यू होता है, तो ई की टोटल का फॉर्मूला इसको स्टार बना करके याद कर लीजिएगा, के पी बटा आर क्यू बोल लो या 1/4 पी बटा आर क्यू बोल लो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है बाबू, कॉन्सेप्ट क्या होता है समझाता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा अब अगर मैं बताऊँ बाबू कि यहाँ पे जो 2 चार्ज थे, एक चार्ज जो है माइनस क्यू था, इधर का था कौन सा था, प्लस क्यू था,
तो इसके सेंटर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इधर क्यों आया, फाइनली ई नेट का मान देखो इधर आया है, ई नेट इधर की ओर आया है, दोनों को जोड़े हैं तो इधर की ओर आया है। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होता है, अपोजिट होता है, इधर की ओर है। तो आपको याद रखना है बाबू किस केस में, एक चीज़ों को दिमाग में याद रखिएगा कि एक्सियल के केस में इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब निरक्षीय स्थिति में, याद रखोगे, इसको स्टार बना लोगे बाबू। ये डायग्राम को समझना कि एक्सियल इक्वेटोरियल के केस में अगर यही चार्ज ऐसे होता बाबू, ऐसे ही होता, ये चार्ज इधर की ओर होता, यहाँ पे मैं बता देता हूँ इधर, इसके बाद बताता हूँ इधर। अब हम लोग बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, जो लिखा हुआ है डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। कहता है इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी भी पॉइंट, यहाँ पे भी पॉइंट हो सकता है, इधर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पे, बट दो जगह पे वो पॉइंट नहीं होना चाहिए। कहाँ पे? अब एक पॉइंट जिसने ए वाला देखो बाबू, ए वाला अगर यहाँ से तो मैं बात करूंगा तो ये एक्सिस का पॉइंट हो गया, एक्सियल का केस हो गया, और ये किसका केस हो गया, इक्वेटोरियल का केस हो गया। तो ये पॉइंट P जो है बाबू इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। और साथ में ये भी बात याद रखना है कि ये एंगल कितना बना रहा है बाबू, मान लिया मैंने थीटा एंगल बना रहा है। दो बातें को दिमाग में, ठीक है सर। इस केस में बाबू डेरिवेशन करने के पहले आप बहुत अच्छे से इस चीज़ों को ध्यान रखोगे, क्योंकि हमारे पास दो ही फॉर्मूला है। एक तो एक्सियल का फॉर्मूला आया था, क्या आया था, 2kp बटा आर क्यू आया था, और एक फॉर्मूला था इक्वेटोरियल का, क्या आया था उसमें, kp बटा आर क्यू आया था। ये इक्वेटोरियल का फॉर्मूला है, ये जो है एक्सियल का फॉर्मूला है। ना ही एक्सियल है ना ही इक्वेटोरियल। तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में बाबू एक ही चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हम लोग डायपोल मोमेंट जो है P, उसको ही हम लोग रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने का तरीका समझिए कैसे करते हैं। तो इस पॉइंट पे मैं बोलूँ भाई, यहाँ पे अगर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखूँ तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखो इधर है बाबू, इधर की ओर है। ये देखो ये डायपोल मोमेंट इधर किधर से होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है। समझिएगा ध्यान से, ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है बाबू, ध्यान से सुनना इस बात को यहाँ पे। अब इस डायपोल को रिजॉल्व करना है बाबू, तो इसको अब क्या करोगे, ये जो जिस लाइन पे पॉइंट P है ना, जिस लाइन पे एक पॉइंट P है उसको आप पर दो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे बनाना। समझना कि एक परपेंडिकुलर इसको मान लेना, ये लाइन को, और दूसरा जो परपेंडिकुलर होगा इसके परपेंडिकुलर कैसा होगा, इधर की ओर होगा, ये होगा। सुनना ध्यान से, एक लाइन ऐसा है बाबू, समझना ध्यान से, एक लाइन सीधा है इसको। तो आप क्या करोगे, सुनो ध्यान से, एक मान ऐसे समझो कि इसको मैं मान लेता हूं एक्स एक्सिस, इसको मैं मान लेता हूं वाई एक्सिस। समझिएगा ध्यान से, इधर वाला एक लाइन ऐसा जाएगा, एक लाइन ऐसा सामने से आएगा ऐसे करके, जो इस लाइन के जो लाइन बना हुआ है ना, ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगा, एकदम बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसा एकदम परपेंडिकुलर लाइन आएगा। इसको मान लोगे एक्स एक्सिस और इसको मान लोगे वाई एक्सिस। अब देखो केस ऐसा बन रहा है बाबू, ये देखो ये P इधर की ओर है, एक लाइन बोला मैंने ऐसे बनाना है ऐसे, और दूसरा लाइन आपको इसके परपेंडिकुलर ऐसे बनाना है। समझोगे ध्यान से, ये वाला एंगल बाबू थीटा है, ठीक है सर। अब इस डायपोल को हम लोग रिजॉल्व करेंगे, तो इस डायपोल को जब रिजॉल्व करोगे बाबू, तो एक कंपोनेंट इसका इधर जाएगा और एक कंपोनेंट जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर इस तरफ आएगा। तो इसके अलोंग जो जाएगा, इसके अलोंग जो जाएगा बाबू, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगा, उसका वैल्यू होगा P cos थीटा। इसके परपेंडिकुलर जो होगा इधर की ओर, उसका मान कितना होगा, P sin थीटा होगा। अब देखो ध्यान से, अब मैं इस सबको मिटा देता हूं, ओवरव्यू लेने के लिए बताता हूं। देखो बाबू, ये P था, इसको मैंने बताया एक लाइन इसको मान लोगे, एक लाइन इसको मान लोगे, तो इस P का एक कंपोनेंट P cos थीटा और दूसरा जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, उसका मान कितना होगा, P sin थीटा हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, अब देखना ध्यान से बाबू, ये समझना, एक इधर आ गया, उसका मान कितना होगा, परपेंडिकुलर है। ये वाला लाइन आपस में बाबू, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में परपेंडिकुलर है।
इसका मान कितना है, इसका मान है पी साइन थीटा, क्योंकि एंगल बना रहा है इसके साथ, इसको बोल दिया हमने पी कॉस थीटा। समझिएगा चीज को, मतलब इस पी को हमने रिजोल्व कर दिया। रिजोल्व का मतलब होता है स्प्लिट करना, बांटना। हमने पी को दो करने बांट दिया, एक पी कॉस थीटा बांट दिया, दूसरा हो गया पी साइन थीटा। अब बाबू ये देखोगे, क्या देखोगे, गौर करोगे कि ये जो पॉइंट है पी, ये जो पॉइंट P है बाबू, ये पॉइंट P इस लाइन के अलोंग है। हाँ सर, ये तो लाइन के अलोंग है। ये जो P साइन थीटा है उसके परपेंडिकुलर ये पॉइंट है। तो हाँ सर, ये भी बात तो सही है। हमने P को बाबू बांट दिया, तो अब यहाँ पे ध्यान रखोगे, दो बात को ध्यान रखोगे। क्या कि एक्सियल के केस में हम देख रहे थे बाबू, क्या देखे थे सर, कि ये जो P है, P और ये जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो दोनों का डायरेक्शन सेम था। P का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या था, सेम था। और इक्वेटोरियल के केस में P का डायरेक्शन और E नेट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट था। तभी तो बोला था इस केस में एंगल बनता है 180 डिग्री, और इस केस में एंगल बनता है कितना डिग्री, 0 डिग्री बनता है। ठीक है सर। तो ये P cos थीटा के लिए ये जो इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये P cos थीटा की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, क्योंकि बताया था ना कि x जिधर डाइपोल होता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके वजह से होगा, वो डाइपोल मोमेंट का जो P cos थीटा का कंपोनेंट है उसके वजह से होगा। ठीक है सर। अरे जो P साइन थीटा है बाबू, एक डाइपोल को जो मैंने वैसे बांटा है, तो डाइपोल मोमेंट इक्वेटोरियल का केस देखो, ये इसके है और इसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये लाइन जैसा बना है वो इसके परपेंडिकुलर एक इधर लाइन आएगा, वो किसकी वजह से होगा, वो P cos थीटा जो होगा ना उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। P साइन थीटा के वजह से, किसकी वजह से, P साइन थीटा की वजह से जो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो देखो ध्यान से समझना, उसको ध्यान से समझना बाबू, क्या मैं बोल रहा हूं। फिर से मैं बोल देता हूं एक बार, क्या बोला हूं सुनेगा ध्यान से। ये P cos थीटा के लिए ये जो पॉइंट P है वो एक्सियल का केस हो गया, और एक्सियल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होता है। तो ई P cos थीटा डाइपोल मोमेंट है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई P cos थीटा होगा, और वो उसी के डायरेक्शन में होगा जिधर P cos थीटा होगा। और इक्वेटोरियल के केस में P और E जो है अपोजिट में होता है। तो अगर आप P साइन थीटा इधर बनाओगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये बोला मैंने E P साइन थीटा। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया, वो दोनों के बीच का एंगल बन गया 90 डिग्री। ठीक है सर। अब आप क्या करोगे, E P cos थीटा निकालने के लिए, ये एक्सियल का केस है, ये किसका केस है, ये इक्वेटोरियल का केस है। ये दोनों को ध्यान दो, ई नेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है, मेन ही पे है, ये तो आसान, फिर ये डेरिवेशन इधर आसान है बाबू। ई P cos थीटा प्लस ई P साइन थीटा दोनों को जोड़ेंगे। तो सर पहले ई P cos थीटा का मान बताओ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, यहाँ पे एक्सियल का फॉर्मूला लगेगा। एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है, 2kP/r3, और P के बजाय यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, P cos थीटा लिखेंगे, क्योंकि ये एक्सियल का केस है। एक्सियल का डाइपोल क्या था, यहाँ पे डाइपोल क्या था, P cos थीटा था। अगर मैं इसकी बात करूं, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगाओगे, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या लगाओ, kP/r3 होता है। P के बजाय यहाँ पे लिखोगे P साइन थीटा, क्योंकि वो P रहा नहीं, P को बांट दिया, P cos थीटा और P साइन थीटा में बांट दिया है। ठीक है सर। अब ध्यान से देखना बाबू, क्या मैं बताना चाहूंगा कि ये जो यहाँ पे ई नेट होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। हाँ सर, ई नेट का डायरेक्शन तो बीच में होने वाला है, तो बीच में होने वाला बाबू, तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट याद रखोगे, कुछ नहीं, ये वाला याद रखोगे। ये डेरिवेशन आपको दिमाग, ये पहले ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्यों आया, इस पे गौर करना, एक बार इसको आगे पीछे करके एक बार जरूर सुन लीजिएगा। उसके बाद इसको समझिएगा कि इस P cos, ये जो E P cos थीटा है और E P साइन थीटा है, वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री के केस में रिजल्टेंट का मान √a² + b² के बराबर होता है। तो यहाँ पे ई नेट का मान जो है, मैंने क्या किया, ई P cos थीटा को स्क्वायर कर दिया, ई P साइन थीटा को स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करोगे तो इसका वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे इसका वैल्यू रख दिया हमने। अब दोनों को स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे देखो kP/r3 दोनों में बाबू, तो दोनों स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट के बाहर आएगा। ये जो स्क्वायर रूट है
ब्रैकेट से बाहर कर लो KP बटा आर क्यू बाहर आएगा, और रूट के बाहर करोगे तो स्क्वायर था तो वो बदल जाएगा KP बटा आर क्यू में, तो KP बटा आर क्यू। यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, यहाँ बचेगा 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, तो साइन थीटा बचेगा। हम इसको होल स्क्वायर कर देंगे, KP बटा आर क्यू 2 cos थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है सर। अब देखो बाबू, इसका दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो दो तरह से आपको फॉर्मूला मिल सकता है एग्जाम में। एक फॉर्मूला इधर है बाबू, एक फॉर्मूला इधर है, ये दोनों फॉर्मूला है। कैसे बनेगा, तो एक बार आप कॉस को बदल देना साइन में, एक बार आप साइन को कॉस में बदल को। देखो अभी पहला वाला केस जो है उसमें हमने क्या किया, साइन को कॉस में बदला है, तो साइन स्क्वायर थीटा वाला पर क्या पढ़े 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा घट गया बाबू, तो क्या बचा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। ठीक है सर, एक फॉर्मूला ये याद रखना है, ये ज़्यादातर आपको मिलेंगे। अब अगर आप बदलना चाहते हैं किसको, कॉस को बदलिएगा साइन में, तो 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर लो 4 इंटू 1 4 हो जाता है, और इसको गुना करोगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है KP बटा आर क्यू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है सर। अब बाबू यहाँ पे ना एंगल की बात करता है कि ई नेट का एंगल क्या होगा, ई नेट का डायरेक्शन किधर की होगा, डायरेक्शन की बात करता है ई नेट का। तो ई नेट का आपको डायरेक्शन चाहिए, तो अगर डायरेक्शन चाहिए बाबू तो क्या करोगे, मान लेता हूँ कि ए वाला एंगल जो है, ए वाला जो एंगल, इसको मैंने बोल दिया अल्फा बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, अल्फा। आपको वेक्टर का फॉर्मूला याद रहना चाहिए एंगल के लिए, tan अल्फा बराबर होता है, देखो ध्यान से, कि ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और रिजल्टेंट अगर ए आर है और ये वाला बोला मैंने अल्फा है, तो जो अल्फा का फॉर्मूला होता है बाबू, tan अल्फा का जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है बाबू b साइन थीटा बटा a प्लस बी, और साथ में क्या आता है, तो यहाँ पे अगर थीटा का मान, यहाँ पे देखो आपस में 90 डिग्री बनाता है, अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए तो अल्फा का मान क्या हो जाए, tan अल्फा बराबर साइन 90 1 हो जाता है, तो b बटा कॉस 90 का मान 0 होता है, तो b बटा ये हो जाता है बाबू। इसको समझिएगा पहले, ये फॉर्मूला को दिमाग में जोड़ लो घट जोड़ से। यहाँ पे आपको tan अल्फा अगर निकालना होगा बाबू, तो tan अल्फा बराबर, अल्फा भी किसके साथ एंगल मान रहे, अल्फा मान रहे p, भी किसके साथ एंगल मान रहे, अल्फा मान रहे p cos थीटा के साथ। तो यहाँ पे क्या करोगे, इस देखो एंगल यहाँ पे हमने a के साथ माना है, तो यहाँ पे ऊपर में b आएगा, तो यहाँ पे अल्फा किसके साथ माने हैं, p cos थीटा के साथ माने हैं, तो इधर क्या हो जाएगा बाबू, ऊपर में आ जाएगा e p साइन थीटा बटा ई पी, और साथ में क्या लगा दोगे, ई पी कॉस थीटा लगा दोगे। और ये दोनों का जो वैल्यू आएगा बाबू, इन दोनों का जो वैल्यू आया हुआ है ई पी कॉस थीटा और ई पी साइन थीटा का जो वैल्यू आया है उसको आप सोल्व कर लोगे, और सोल्व कर लोगे तो जो वैल्यू आएगा वही हमारा एंगल हो जाएगा। आई होप इस बात को आप समझ गए। तो आइए हम लोग एक समरी देख लेते हैं। तो बच्चों अभी जितना मैंने तीनों डेरिवेशन किए हैं उसको आप इसको सही से ढंग से लिख लोगे, और समरी अगर इतना याद रहेगा तो आपका कॉन्सेप्ट और आपके इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं वो सभी चीज़ें आपको याद रहेगा। अभी मैंने निकाला है जो डेरिवेशन बाबू, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला है 3 केस में। कौन कौन, एक्सियल के केस में, इक्वेटोरियल के केस में, और एक एट एनी पॉइंट का केस था, 3 केस में निकाला है। तो एक्सियल के केस में फॉर्मूला क्या आया था, 2kp बटा आर क्यू, और के का मान बता 1/4 होता है, तो 2p बटा आर क्यू लिख दिया। अब यहाँ पे एक बात बताया था बाबू कि अगर इधर चार्ज माइनस कर लूँ, इधर क्यू चार्ज लूँ, इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, जहाँ पे ई नेट का मान इधर आया था, क्योंकि ये चार्ज प्लस वाला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज था, तो ये दूसरा चार्ज था, ये पहला चार्ज था, तो ये वाला चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, तो ये प्लस वाले चार्ज का जो डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, वही डायरेक्शन ई नेट का भी होगा। और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की ओर, तो पी का डायरेक्शन और ई नेट का डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन सेम होता है। अगर आप इधर प्लस क्यू चार्ज लो, इधर माइनस क्यू चार्ज लोगे, तभी से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके चार्ज को बोलेगा, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, क्योंकि माइनस क्यू के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होने वाला है माइनस क्यू के चार्ज की वजह से उस माइनस क्यू चार्ज की तरफ होता है, तो ई नेट भी इसी डायरेक्शन में होगा। और डायपोल मोमेंट किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है, तो देखो इधर की ओर है, तो यहाँ पे भी पी और ई नेट का डायरेक्शन जो होता है सेम होता है। तो आप डेरिवेशन में जो मर्जी यूज करो बाबू, इधर माइनस क्यू यूज करो, इधर प्लस क्यू यूज करो, तो आपको डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं। लेकिन सहूलियत के लिए
हमेशा ध्यान ही रखोगे कि माइनस क्यू चार्ज को इधर ले लो और प्लस क्यू चार्ज को ले लो इधर, हर डेरिवेशन में यही फॉलो करो, माइनस क्यू चार्ज लेफ्ट साइड में और प्लस क्यू चार्ज राइट साइड में होगा। तो यहाँ पे मैं एक बात लिखा हूँ बाबू कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है और पी कहे तो मोमेंटम, डायपोल मोमेंट बोल रहा हूँ, एंगल बिटवीन ई एंड पी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डायपोल मोमेंट किस केस में, इन द एक्सियल पोजीशन इज 0 डिग्री। कहता है कि एंगल जो होता है ई और पी के बीच का जो एंगल होता है एक्सियल के केस में 0 डिग्री होता है, वही बात लिखा हुआ है। इधर आ जाइए, इक्वेटोरियल के केस में फॉर्मूला क्या था बाबू, KP बटा RQ या 1/4 P बटा RQ। इस केस में क्या था, इधर अगर आप माइनस क्यू चार्ज लोगे, इधर प्लस क्यू चार्ज लोगे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी डायरेक्शन इधर होगा और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होता है। और इधर आप प्लस क्यू चार्ज लो, इधर माइनस क्यू चार्ज लोगे तो इनेट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ये ध्यान रखोगे डेरिवेशन में, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे कि इधर प्लस क्यू लेते हैं, इधर माइनस क्यू लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। जिधर P का डायरेक्शन होता है ना, उसका अपोजिट डायरेक्शन आता है किस केस में, इक्वेटोरियल के केस में। तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा बाबू, तो कहता है E और P के बीच का जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा, या बोलेंगे पाई रेडियन बनता है। ठीक है सर। एट एनी पॉइंट के केस में क्या बोला था, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, P को हम रिजोल्व करते हैं, एक P cos थीटा एक P sin थीटा में रिजोल्व करते हैं। P cos थीटा के लिए इस डायपोल के लिए, मतलब P की बात नहीं कर रहे हैं, P cos थीटा की बात कर रहे हैं, तो P cos थीटा के लिए ए वाला पॉइंट जो एक्सियल का केस हो गया, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर P होता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड P cos थीटा की वजह से इधर हो जाएगा। EP cos थीटा मैंने बोल दिया। और ये जो चार्ज यहाँ पे है, ये जो P sin थीटा है, और एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसके परपेंडिकुलर ना बाबू, ये पॉइंट इसके पॉइंट यहाँ पे है, इसका मतलब इक्वेटोरियल का केस होगा। तो इक्वेटोरियल के केस में P sin थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट होता है, तो इधर हो गया, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो ध्यान रखोगे दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो रिजल्टेंट हमेशा a² + b² के बराबर होता है। तो इन दोनों को हमें स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करो तो ये वैल्यू मिलता था KP बटा RQ √1 + 3 cos² थीटा। एक बार कॉस को बदलते थे, एक बार साइन को बदलते थे, तो हमको ये फॉर्मूला दोनों मिला था। दूसरा एक सवाल और पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल के केस में और इक्वेटोरियल के केस में अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो कितना होता है, 2:1 होता है। बच्चे यही नहीं याद रखिएगा हमेशा 2:1। अगर ई इक्वेटोरियल ऊपर आएगा और ई एक्सियल नीचे आएगा तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगा। कहाँ से आया, तो एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है, 2KP बटा RQ होता है, डिवाइड बाई KP बटा RQ होता है, मर जाएगा पूरा। कितना आया, 2/1 आया है। तो चलिए आपसे मैं विदा लेता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है बाबू, आप शेयर कीजिए, लोगों के पास बताइए, ताकि हमें भी बेटर मिले, हमें भी सहूलियत मिले, ताकि हमारा ज्ञान जो है हम जो पढ़ाते हैं आपको सिंपल वे में हर जगह वो पहुँच सकता है। तो मैं ये आपसे विदा लेता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए अभी रात के 4 बज रहे हैं और आपको ये वीडियो अभी कंप्लीट हुआ है, और कल वीडियो जो है, हर दिन वीडियो जो है 4 बजे के आसपास आपके हमारे चैनल पे आ जाएंगे।